किसी के बारे में कुछ खिल्ली उड़ानी है, अगर हम अच्छे शब्दों का चयन करके करेंगे तो उसमें लोगों को नहीं मजा आएगा। जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे या जिनका प्रेफरेंस होगा कि विदाउट गाली वाली चीज चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। सुसाइडल थॉट क्या, एक डेथ का थॉट होता है, सबके दिमाग में आता है कि एक दिन हमें चले जाना है, इसे चले जाना है, विच इज वेरी नॉर्मल, सबके दिमाग में आता है। एक होता है सुसाइड आइडिएशन, हमें चले जाना है लेकिन हम कैसे जाएंगे। कभी आपका ब्रेकअप हुआ? नहीं मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था। नहीं मतलब नहीं। अच्छा, मैंने खुद की सेल्फ स्टडी करी है। भगवत गीता से अच्छा जवाब इस सेंचुरी में इश्यूज का मुझे नहीं लगता कोई और चीज देती है। विटी तो मेरे को तो कहीं से नहीं लगा, हंसी मुझे कहीं भी नहीं आई वो सुन के, बट उसका इतना ज्यादा रिएक्शन देना कि जेल में डाल देना, थ्रेट्स देना भी मेरे को ऐसा लगता है वो कुछ ओवर रिएक्शन हो गया। अगर इस चीज को हम लोग इग्नोर ही कर देते तो कहीं डाई आउट हो जाती। गालियां, इस टाइप का कंटेंट इजीली सेलेबल है, लोग देखना यही पसंद करते हैं। साइकोलॉजी जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करें और जितनी जल्दी आपका उसमें ये बन गया कि यू हैव टू परस्यू दिस, तो वो बेटर रहेगा। गालियां वैसे तो हम जब सड़क पे चलते हैं लोग फिर भी वहां पे देते हैं, वो कितना भी कह लीजिए इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लोग देते हैं, लोग बोलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वही कॉमेडी हो। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए इस समय बड़ी चिंता का विषय बना हुआ। हम सब जानते हैं कि तमाम बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने मानव जाति को बहुत परेशान किया, जैसे कैंसर, जैसे हार्ट के इश्यूज, लंग्स के इश्यूज, किडनी के इश्यूज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी की महामारी किसको कहा जाता है? वो कौन सी बीमारी है जिसने ग्लोबली पूरी दुनिया को जकड़ रखा है आज की तारीख में, और जिसके चलते पूरी दुनिया में हर साल जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग मानसिक रूप से इतने परेशान, इतने दुखी, इतने निराश होते जा रहे हैं, उनको अकेलापन इतना घेरता जा रहा है, उनकी एंजाइटी, दुश्चिंता इतनी बढ़ चुकी है कि एक सीमा के बाद उनको लगता है कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ बचा नहीं और चलो जीवन लीला समाप्त कर लेते। तो आज का एपिसोड बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो इसी विधा के विशेषज्ञ हैं। मित्रों, मिलिए श्री विनायक कात्यायन से। विनायक जी आईसीएमआर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, जो केजीएमसी के कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट है, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके अलावा वो रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सा विज्ञानी हैं। विनायक जी, आपका बहुत स्वागत आत्मा की आवाज में। थैंक यू। तो हम तो जानते हैं साइकेट्री के बारे में, मनोरोगों के बारे में, मनोचिकित्सा विज्ञान क्या होता है, थोड़ा इसमें फर्क बताएं, और ये बताएं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी साइकाइट्री का एक पार्ट है। जैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों हम लोग काम एक ही करते हैं। वो लोग का काम ज्यादा दवाओं को लेकर के है, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी के इश्यूज, जो भी बच्चों से लेके बूढ़ों तक जितने भी इश्यूज होते हैं, वो सबके लिए मेनली दवा प्रेफर करते हैं। और नॉर्मल पॉपुलेशन को भी ज्यादा साइकाइट्रिस्ट के बारे में पता है, इसीलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। किसी साइकाइट्रिस्ट को ऐसा लगता है, क्योंकि कई ऐसी न्यूरोटिक कंडीशन होती हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिसमें इंसान को फिर भी पता है कि मैं किसी चीज से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, अपनी दिक्कत के बारे में स्वयं जानते हैं, तो उन टाइप के पेशेंट्स को दवा की भी जरूरत हो सकती है, साथ साथ साइकोथेरेपी की जरूरत होती है, जो काम हम करते हैं। हम लोग भी डायग्नोस करते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, और उसके बाद उनको बताते हैं कि ये इशू है, और उसके बाद हम लोग मेजरली साइकोथेरेपी यानी कि टॉक थेरेपी के साथ उनको उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण देने की कोशिश करते हैं। सेम काम वो भी करते हैं, बट दे स्पेशलाइज इन डॉक्टरी, सो दे हैव डन एमबीबीएस, फिर एमडी करते हैं, और फिर एक साइकाइट्रिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशलाइज करते हैं जी। और हम लोग बैचलर्स, मास्टर्स, फिर एमफिल करते हैं अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है। इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? एमफिल करना जरूरी है। अब कुछ चेंजेस भी आ गए हैं एनईपी के तहत,
काफी सारे चेंजेस आए हैं अभी। वैसे इससे पहले जैसे हम लोग का बैच निकला तो हम लोग ने एमफिल करा था। एमफिल के साथ कई सारे और डिप्लोमा के कोर्सेज भी होते हैं, जैसे पीडीसीपी करके कोर्स है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हमारा कोर्स वाज 2 इयर्स का, उन लोग का 1 साल का होता है। उन लोग को भी लाइसेंस मिलता है और वो भी प्रैक्टिस कर लाइसेंस सकते हैं। कौन देता है? लाइसेंस देता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक काउंसिल है। वो वही हम लोग को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो कि रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत हम लोग आ गए, स्पीच थेरेपिस्ट आ गए, छोटे बच्चों को जैसे बोलने में ऑटिज्म है या कुछ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट कई सारे आ गए। तो कई सारी कैटेगरीज को, जितने भी लोगों को हमें रिहैबिलिटेट करना है, उन सब के अंतर्गत यही आरसीआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सर्टिफिकेशन देती है। जितना मैं समझ पाया वो ये है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो डॉक्टर होता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर नहीं होता। जी जी आप दवा नहीं देते, जी वो जी दवा देते हैं, हाँ, और आप थेरेपीज देते हैं। थेरेपीज देते हैं। हमें भी दवा का अंदाजा हो जाता है क्योंकि साथ में मिल करके काम करते हैं हम लोग। तो मेजर मतलब वो यही मैंडेट अंतर नहीं है आपका। है। नहीं, अच्छा, क्या वजह है विनायक जी कि इतना ज्यादा आजकल लोग मनोरोगों के शिकार हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको क्या बीमारी है, और सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जो सिडेट करके सुला देता है उनको, सोते रहते हैं। बीमारी का इलाज तो नहीं होता शायद। मैंने कई बार देखा है ऐसे जो बीमार हैं, उनको देख के बहुत अफसोस भी होता है। आपकी क्या ओपिनियन है और आपका क्या अनुभव है? अब क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते करते इतना हार्डन्ड हो चुके हैं कि कई बार कई लोगों को दवा की जरूरत होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग टॉक थेरेपी करते हैं, हम लोग बात करते हैं। हमारे पास हमारा मेन काम होता है इंसाइट जगाना, किसी के अंदर नहीं है तो, क्योंकि इंसान खुद अपनी दिक्कत सबसे ज्यादा अच्छी समझता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम कुछ एक्स्ट्रा या आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं बताते, हम उन्हीं की वो एक वुलन बॉल की तरह थॉट्स में लिपटे हुए हमारे साथ आते हैं। हम एक एक सिरा उनको खोल के उनके सामने रख देते हैं, बाकी काम उनका खुद है, वो बेस्ट सोल्यूशन अपना जानते हैं। तो टॉक करने के लायक ही नहीं है जब इंसान, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। अगर कोई साइकोटिक कंडीशन से गुजर रहा है जिसमें रियलिटी पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो उन्हें कई बार दवाओं की जरूरत पड़ती है, कई बार उस लेवल पे लाने की जरूरत पड़ती है जहां पे वो रिसेप्शन हो पाए कि हम कम से कम जो बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, या जो भी वो थेरेपी का पूरा सेशन जा रहा है वो रिसेप्टिव है, एटलीस्ट इंसान समझ पा रहा है। तो कई बार उसकी भी जरूरत पड़ती है, और इसी की तरीके से कई लोग सुधरते भी हैं, मोस्टली सब नॉर्मल भी हो जाते हैं। आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विनायक कात्यायन जी से। विनायक जी, मैं आंकड़े देख रहा था कि 1 साल में 1 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये जी, आत्महत्या क्यों इतनी जल्दी, कैसे वो विचार आता है मन मतलब दिस इज अ वेरी सैड ट्रुथ। सुसाइड सबसे जिस जिस चीज को हम लोग भी बहुत ही क्रूशियल तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली होता भी है, वो एक्ट इम्पल्सिव होता है, इमीडिएट एक्ट। चाहे वो खुद को चोट पहुंचाना, किसी से किसी जगह से कूद के हो, कहीं पे हैंग करना हो, या खुद को कोई और तरीके से हाथ में या किसी तरीके से कट करना हो, तो वो एक्ट इम्पल्सिव होता है। पर उसके पीछे किस चीज से इंसान गुजर रहा होता है वो हमें डिसाइड करना या बताना काफी मुश्किल होता है। पर ये काफी सैड ट्रूथ है, बट है। और सिर्फ हम लोग सुसाइड सुसाइड ही समझते हैं, पर उसके अंदर भी 3-4 चीजें हैं। अच्छा। जैसे कि एक तो नॉर्मल सुसाइडल थॉट्स होते हैं, जिसमें सुसाइडल थॉट क्या, एक डेथ का थॉट होता है। सबके दिमाग में आता है कि एक दिन हमें चले जाना है, इसे चले जाना है, विच इज वेरी नॉर्मल, सबके दिमाग में आता है। एक होता है सुसाइड आइडिएशन, हमें चले जाना है, लेकिन हम कैसे जाएंगे, जब इंसान प्लान करना शुरू कर देता है अपनी ही सुसाइड के बारे में। और तीसरी चीज है जो सबसे खतरनाक है, सुसाइड अटेम्प्ट। तो अगर हमने इसको सुसाइड आइडिएशन के पॉइंट पे ही किसी से बात करके, वो प्रैक्टिस के साथ हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इस पे ज्यादा केयर तरीके से हैंडल करना है। एंड एट द सेम टाइम हमें उस इंसान को इंडिपेंडेंट भी बनाना है। बिकॉज इन केसेस में ये बहुत हो जाता है कि मान लीजिए किसी को सुसाइड करने की वो है, और इम्पल्सिवली उन्होंने आपसे बात कर ली, आप अवेलेबल थे, आप हर बार अवेलेबल नहीं रहेंगे, धीरे धीरे उनको आपकी आदत पड़ जाएगी। तो हमको वो एक अम्ब्रिकल कॉर्ड कट भी करते हुए चलना है कि उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाना है, लेकिन उनके उस इम्पल्स के टाइम पे हम हैं उनके पास बात करने के लिए।
तो ये बहुत ही थिन गैप है इसमें, बट इसी में किसी तरीके से हम लोग मैनेज करते हुए आगे चलते हैं। बट ये हार्ड ट्रूथ है, बट है। मैंने कई बार देखा, खासकर बुजुर्गों को, जिनके दोस्त नहीं रह जाते, उम्र ज्यादा हो जाती है, परिवार का सपोर्ट नहीं होता, वो लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। कैसे उससे बचा जा सकता है या उसका उपाय क्या हो सकता है? कुछ बताइए उसके बारे में। लोनलीनेस सिर्फ ओल्ड एज में नहीं है। मैंने देखा है कि हमारे पास जो 15 से 25 साल तक के, 30 साल तक के जो लोग आते हैं, अच्छा। वो डायरेक्टली तो नहीं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो लोनली हैं। वो जब आप उनकी दिनचर्या पूछें और पूरा जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिवील होता है कि समवेयर और द अदर दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस। कई बार ये एक पर्सनैलिटी टाइप भी होता है, लोगों को ऐसा रहना ठीक लगता है और उसी में वो कब उस लोनलीनेस के शिकार में आ जाए, नोबडी नोज। तो इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है कि क्या है, ये लोग लोनली क्यों रहते हैं, बट है इसमें सबसे ज्यादा आप यही कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब ह्यूमन हैं, इंसान हैं, हम सब बहुत ही सोशल लोग हैं। तो जितना हो सके अपने जानने वालों को और अपने अच्छे करीबी लोगों को अपने पास रखें, उनसे बात करते रहें। और इन जनरल हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम इस टाइप के किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो हमारा दोस्त है या दोस्त का दोस्त है या किसी को आप जानते हो जो अकेला रह रहा है या फैमिली साथ नहीं है, तो वी शुड टेक द इनिशिएटिव एंड मेक द फर्स्ट कॉल। उनसे बात करना शुरू करें। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि वो इंसान आपसे कितना ज्यादा पलट के बात करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज सबको कोई ना कोई चाहिए ही होता है बात करने के लिए। कितनी तरह की बीमारियों में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं? एंजाइटी है, लोनलीनेस है, जी, डिप्रेशन है, जी। ये सब अलग अलग चीजें हैं या ये सब एक ही चीजें हैं? अब मेजरली अगर हम देखें, बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में देखें नॉर्मल ऑडियंस के लिए, तो दो टाइप की बीमारियां होती हैं। एक न्यूरोटिक कंडीशन होती है, दूसरी साइकोटिक। न्यूरोटिक कंडीशन है हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, इस टाइप के, ओसीडी। तो ये हमारी सारी की सारी आ गई न्यूरोटिक में। ओसीडी के बारे में बता दीजिए। बहुत से लोगों को ओसीडी है, होता है, कभी कभी मुझे भी होता है। नहीं, कि आपने ताला बंद किया, फिर देखा, खींच के देखा, फिर लौट के गए गाड़ी तक, देखा अरे ताला बंद किया था कि नहीं किया था। तो क्या वजह है इसकी? आप कॉशियस हैं, आप ओसीडी नहीं है। ये टर्म भी बहुत इजीली लोग यूज कर देते हैं कि कोई एक दिन अच्छा नहीं गया तो कह देंगे मैं आज डिप्रेस्ड हूं। नहीं, आप बस लो फील कर रहे हैं। ओसीडी में होता ये है कि ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, व्हिच कुड बी, जैसे आपने ताला बंद करने वाला कहा, तो वो इंसान को जब तक श्योरिटी होने के बाद भी वो एक अंदर ऑब्सेशन की तरह आता रहेगा, एक थॉट आता रहेगा कि देखो ताला नहीं बंद है। उसका कंपल्सिव एक्ट ये होगा कि आप जाके बार बार उसे चेक करेंगे, गैस ऑन है ऑफ है कि नहीं है, वो चेक करेंगे, कार लॉक की कि नहीं की। हाँ, और ये इतना डीप चला जाता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ करके, जैसे आपको सोने जाना है, आपको पता है आपको सुबह उठना है, आपको नींद भी आ रही है, लेकिन वो एक थॉट, इंपल्सिव थॉट आपके दिमाग में आया और आपने चादर हटाई एंड आप सीधा चेक करने चले गए। तो जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में आ करके आपके लिए नॉर्मल रूटीन में प्रॉब्लमाटिक होना शुरू हो जाए, देन आई थिंक यू शुड या एनीबडी शुड गो एंड कंसल्ट। नहीं विनायक, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मानव जाति के सामने। कैसे बचे वो डिप्रेसिव आइडियाज से, कैसे बचे लोनलीनेस से, एंजाइटी से या सुसाइडल थॉट से? क्या इंसान खुद ऑटो करेक्शन मोड पर खुद को लगा सकता है? ऐसा क्या करे, ऐसा आवरण कौन सा ओढ़े कि ये आइडियाज उसको आए ही ना? क्या ये पॉसिबल है? अगर हम किसी चीज को ऐसे सोच के चलेंगे कि ये हमारे साथ ना ही हो, तो वो हो सकता है। आप लेट इट बी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। हमें बस इतना मेंटली खुद को स्ट्रांग करना है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, खुशी आए, आप काम हो, आप नॉर्मल हो। उसमें बहुत हाई में नहीं जाना है खुशी में, या बहुत लो में बहुत परेशान भी नहीं हो जाना है। आएंगे ऐसे थॉट्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएंगी लाइफ प्रेम में। प्रसंग यंगस्टर्स के, हाँ, ब्रेकअप्स, ब्रेकअप्स हाउ कैन आई लिव लाइफ अलोन, या वो चाहे वो ब्रेकअप्स हो, चाहे वो फैमिली में किसी के साथ कुछ हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसे लाइफ में इश्यूज तो नहीं, कहीं नहीं जाने वाले। कभी आपका ब्रेकअप हुआ? नहीं मतलब मैं ऐसे ही नहीं मतलब नहीं। अच्छा, आप कुछ ब्रेकअप के बारे में बता रहे थे। नहीं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहाँ पे चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे
किसी ब्रेकअप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, अगर दोस्तों के बीच का भी हो गया, जैसे 12 साल की दोस्ती है वो भी एकदम से ब्रेकअप हो गया बीच में, तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं। हम लोग इससे बच नहीं सकते, बचना चाहिए भी नहीं हमें। हमें बस खुद को रेजिलिएंट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में जो मैंने बेसिकली एक अपना बना रखा है, जो मैं खुद सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आई ट्राई टू प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करिए। वो खाने पे भी हो सकता है, वो किसी पे कुछ बोलने पे भी हो सकता है, वो कहीं जाने पे भी हो सकता है। आपको हमेशा रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करिए। कभी कहीं आपको लग रहा है कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इससे पहले कि आप कुछ बोल दें, बेटर ये है कि आप रोक लें खुद को। आप खाना खाने बैठे हैं, इतनी छोटी सी चीज भी, आपका पेट भर गया है, बट वो एक और सर्विंग आपके पास आ रही है, बट आप रोक दें उसको। वो बोलचाल में हो सकता है, वो आपके बिहेवियर में हो सकता है, वो आपके थॉट प्रोसेस में भी हो सकता है, वो हर एक चीज में हो सकता है। जहां भी आपको मौका मिले 24 घंटे में 1-2 बार खुद को रिस्ट्रेंट करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, लाइफ में हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो ह्यूमन नेचर है। तुरंत हम लोग कोशिश करेंगे, नहीं ये मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ, ये चीज मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुई। वो अकाउंटेबिलिटी को लीजिए, उसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर काम करने की कोशिश करिए। थर्डली, अपने आसपास के लोगों को आप ऐसा रखिए जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, या जिनको आप भी कुछ सिखा पा रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग को नए नए स्टिमुलस मिल रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं, उससे आपका खुद का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और कई सारी नई चीजें करने को आपको मौका मिल रहा है। प्लस एक टर्म है जिसको हम लोग साइकोलॉजी में यूज करते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल जी। ऐसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो जिसका मतलब यही है, हमें उससे पता करना है अगर आपकी लाइफ में XYZ प्रॉब्लम हो रही है तो कितना परसेंटेज उस XYZ प्रॉब्लम का आपकी वजह से हो रहा है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी वजह से हुआ ही नहीं, इन्होंने करा था वो सब। तो मतलब द लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड। तो हम उनको बदलने से पहले हम उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसका भी बैलेंस बनाना है। जो चीज हमारे हाथ में है तो उसको लेके घबराने की क्या जरूरत है, हम उसे बदल सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको बदलने का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों जगह पे परेशान होने का या टेंशन लेने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो उन दोनों चीजों का जितना हम बैलेंस बनाएंगे लाइफ में, उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। आपसे बातचीत करते हुए मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है, तुलसी भरोसो राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो सवाल यह है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में, भारतीय परिवेश में, जहां हमारे पास सनातन परंपरा में भगवत गीता है, रामचरितमानस है, जो हमें प्रसन्न रखने के बताती है कि आत्मा अजर अमर है और हम इस दुनिया में प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, ईश्वर भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। तो इस तरह की समस्याएं यूरोप में मानते हैं, अमेरिका में हम मानते हैं, विदेशों में जहां पर कल्चर अकेले रहने का, हमारे देश में तो इसको आसानी से हम निपट सकते हैं ऐसी समस्याओं से। क्या आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या कहती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में बिल्कुल जो आपने चीज बोली है, ये एक पार्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के नाम से हमें पढ़ाया जाता है। बिकॉज वेस्ट की एजुकेशन है, उनके हिसाब से ग्लोबल मैप पे वी आर ऑन द ईस्ट, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव ही नहीं है, उसके अंदर सूफिज्म भी पढ़ाया जाता है, हमें जापानीज पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता है, बट वो बहुत छोटा सा पार्ट है। इट शुड बी अ सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। हमें वो डिटेल में उतना नहीं पढ़ाया जाता है। बट जहां तक मैंने खुद की सेल्फ स्टडी करी है, भगवत गीता से अच्छा जवाब इस सेंचुरी में इश्यूज का मुझे नहीं लगता कोई और चीज देती है। पर्सनली मैं भी ये ट्राई करता हूँ, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है थेरेपी के लिए, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ उनका इंक्लिनेशन कितना है टुवर्ड्स नॉट रिलीजियस, बट मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी, कितना वो भगवत गीता की तरफ लीन करते हैं, योगा की या मेडिटेशन की तरफ लीन करते हैं। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ थेरेपी पूरा चेंज हो जाता है। और उनसे फिर जैसे आप मेटाफर्स में और इस टाइप की लैंग्वेज यूज करके आप बहुत इजीली उनसे बात कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम समझ भी जाते हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबको भगवत गीता जितनी भी ट्रांसलेटेड हो सकती हो और आपके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल हो, उसको बिल्कुल पढ़ें। मित्रों, आज हम विनायक कात्यायन जी से बात कर रहे हैं, जो लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में
आईसीएमआर में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं और इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे विनायक जी कि आजकल स्कूलों में काउंसलर्स का बहुत फैशन है या जरूरत है? जरूरत है। तो स्कूलों में भी काउंसलर्स होते हैं, वो काउंसलर्स का काम क्या होता है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? मतलब व्हाट इज डिफरेंट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइक आई सेड, हमें आरसीआई रजिस्टर्ड कोई भी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी से एमफिल करना पड़ता है, उसके बाद वी बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। काउंसलर्स आप मास्टर करके भी बन सकते हैं और उनका बहुत क्रूशियल रोल होता है वो, क्योंकि कई सारे यो हमारे दे आर वो बच्चे हैं जो जस्ट टीनेज में आ रहे हैं, तो देयर आर सेवरल चेंजेस जो उनके बॉडी में हो रही हैं, से लेकर के उनके दिमाग में हो रही हैं, से लेकर के उनके आसपास हो रही हैं। तो वहाँ नीड होती है काउंसलर्स की। उनका मेन रोल यही होता है कि वो छोटी मोटे अग्रेसिव या कोई भी डिफाइंड बिहेवियर है किसी भी बच्चे का, तो उसको लुक आफ्टर करें और एक गैप बने जो कि स्कूल अथॉरिटीज के, पेरेंट्स के और बच्चों के तीनों के बीच में है। प्लस कई बार, हालांकि अब ये टेस्ट अच्छे स्कूल्स में काफी हो गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्ट या मेंटल रिटार्डेशन का या फिर कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी के टेस्ट होते हैं, ये सब बच्चों में अब अच्छे से होने लगे हैं और काउंसलर्स इस चीज को लेके उसको सेंसिटाइज्ड होते हैं, उन्हें पता होता है, उन्हें सिम्टम्स पता होते हैं कि बच्चों में हो सकते हैं, तो काउंसलर्स उन बच्चों को छांटने में भी मदद करते हैं। प्लस उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो काउंसलर्स की नीड है। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो बड़े होके इस प्रोफेशन में आए, तो क्या कहते हैं आप उनसे? आप साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई का गैप कितना है? काफी ज्यादा है। अच्छा। बिकॉज हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बट अब बढ़ रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। साइकोलॉजी तो सभी को, तो क्या साइंस पढ़ना जरूरी है इसके लिए या किसी भी फील्ड का? नहीं, आपको साइकोलॉजी पढ़नी जरूरी है। 12th तक आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बट अगर साइकोलॉजी होगा तो बेस बेटर रहेगा। देन बैचलर्स में भी, मैं अगर आपका तब तक डिसाइड हो गया कि आपको साइकोलॉजी ही पढ़नी है तो इट इज बेटर, बट उसके बिना भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एटलीस्ट मास्टर्स और एमफिल आपको होना चाहिए साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के। उससे पहले भी रहेगा तो नेचुरली वो आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। बट एमएससी है, एमए इन साइकोलॉजी है, फिर उसके बाद आप एमफिल कर सकते हैं, पीडीसीपी कर सकते हैं। एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री का भी एक कोर्स होता है, डिप्लोमा, जो कि आरसीआई रिकग्नाइज्ड है, वो कर सकते हैं। अब तो एनईपी के तहत काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, तो अब ये बैचलर्स के कोर्स को शायद 4 साल का कर दिया है। अच्छा। जी, तो साइकोलॉजी जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करें और जितनी जल्दी आपका उसमें ये बन गया कि यू हैव टू परस्यू दिस, तो वो बेटर रहेगा। मैं तो कहूँगा 11 से ही बेटर रहेगा अगर ले ली तो। अच्छा, अभी हाल में मित्रों एक शो बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हुई, क्या ही घटिया रिमार्क एक इंसान ने किया जो बहुत जाना माना इंसान था, चमकती दमकती दुनिया से था, तो ऐसे कमेंट कर देना, घटिया कमेंट कर देना इन द नेम ऑफ कॉमेडी, इन द नेम ऑफ विट, ये भी क्या मानसिक बीमारी है? जो कमेंट उन्होंने किया वो पर्टिकुलरली उसको हम मानसिक बीमारी नहीं कह सकते, बट हाँ, इट वॉज अनफनी, हंसी नहीं आई। प्लस आगे चल के तो ये पता चला कि वो जोक भी कहीं से कॉपीड ही था। तो बड़ी चीज तो ये है कि उसमें कोई हंसने वाली चीज नहीं थी। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टाइप की थ्योरीज 1800s, अर्ली 1900s में ही दे दी गई थी, जो कि इसके बारे में कहती हैं। जैसे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी, विच इज समहाउ रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स दैट द पर्सन हैज यूज्ड। बट द एंड ऑफ द डे इट वॉज बहुत विटी, तो मेरे को तो कहीं से नहीं लगा, हंसी मुझे कहीं भी नहीं आई वो सुन के। बट उसका इतना ज्यादा रिएक्शन देना कि जेल में डाल देना, थ्रेट्स देना, भी मेरे को ऐसा लगता है वो कुछ ओवर रिएक्शन हो गया। अगर इस चीज को हम लोग इग्नोर ही कर देते तो कहीं डाई आउट हो जाती। अब हम इसको रिएक्शन देके न्यूज चैनल में लाके उसी इंसान को और ज्यादा हम लोग हाइप अप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उस चीज में। वो अनफनी था, बिना हंसे उसको वहीं छोड़ देना चाहिए था। इतना रिएक्शन wasn't also required,
पर वो स्टेटमेंट ही फर्स्टली रिक्वायर्ड नहीं था वहां पे। तो आखिरी सवाल हमारे आज के पॉडकास्ट का, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी को क्यों चुना, या क्लिनिकल साइकोलॉजी ने आपको चुना, किसने किसको चुना? मुझे लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को चुना, क्योंकि मेरा जो बैचलर्स है वो सोशल वर्क में हुआ है, बैचलर्स इन सोशल वर्क बैंगलोर से। तो उसमें हम लोग ने एक सेमेस्टर में साइकोलॉजी पढ़ी थी, और मुझे अभी भी याद है वो साइकोलॉजी के एग्जाम से पहले मैं वो सब जब थ्योरीज पढ़ रहा था, तो जिनका मैंने अभी नाम लिया, सिगमंड फ्रॉइड वगैरह, तो यही थ्योरीज जिनके मैंने आपका अभी नाम लिया, तो ये सब पढ़ के मुझे लगा कि ये 2025 में स्टेटमेंट इस इंसान ने ऐसा लिया तो इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा है उसका, ये वो 1900s में लिख के चले गए, कैसे सोचते थे, क्या चलता था, उसको बैकअप करने के लिए और सारी थ्योरीज उन्होंने दी। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि ये बहुत ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरी रुचि है, और ये करके मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी काम पे जा रहा हूँ या जबरदस्ती कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर जब आप दिन भर में डिप्रेस लोगों से मिलेंगे, निराश लोगों से मिलेंगे, तो आपकी एनर्जी को सक भी तो करते हैं। किसी से आप उसकी दर्द भरी कहानी 1 घंटे तक सुने, तो वो दर्द आपके अंदर भी चला जाएगा, और बैक टू बैक 3 सेशंस ले लें तो आप दर्द का गहरा सागर हो जाएंगे। जी, मैं हो जाता हूँ। फिर वो मोमेंटरीली होता है, पर क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर वो जुनून है या आपको पसंद है करना, तो आपको उतना नहीं लगेगा। बट दैट बीइंग सेड, प्रैक्टिकली ड्रेनिंग बहुत फील होता है, एक अच्छे सेशन के बाद भी होता है, लेकिन हमारे लिए रीइंफोर्सर का काम, वो खुशी जब चेहरे पे दिखती है 1 घंटे बाद, जब हम उनसे पूछते हैं कि कुछ बताना चाहते हैं, कैसा रहा सेशन, या कुछ बोलना है, बताना है, तो जब सामने से पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या किसी क्लाइंट का कभी मैसेज आता है, मतलब कई थेरेपीज हुई, 8-10 थेरेपीज हुई, क्लाइंट को ठीक लग रहा है, 6 महीने बाद रैंडमली मैसेज आता है, आई एम डूइंग वेरी गुड, ऑल थैंक्स टू यू। तो जब वो सब चीजें आती हैं तो वो देख के अच्छा लगता है। प्लस आप अब आपका यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, तो आपको पता है कि कहाँ कट ऑफ करना है लाइफ में। बहुत ज्यादा अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप की अपना रूटीन आप अच्छा रखिए, सब चीजें होती रहेंगी। एक चीज और समाज में देखी जा रही है कि गालियां वो, अब आप देखिए, चाहे वो ओटीटी पे हो, नॉर्मली लाइफ में, मतलब बातचीत में हो, वो समाज जैसे उसे एक्सेप्ट करता जा रहा हो, ऐसा लगता है। तो ये भी क्या मानसिक बीमारी ही है, एक तरह से मानसिक रोग तो नहीं, पर गालियां, इस टाइप का कंटेंट इजीली सेलेबल है, लोग देखना यही पसंद करते हैं। अगर जैसे एक रोस्टिंग का कल्चर है, अगर वही रोस्टिंग या किसी को, हमें किसी के बारे में कुछ खिल्ली उड़ानी है, अगर हम अच्छे शब्दों का चयन करके करेंगे, तो उसमें लोगों को नहीं मजा आएगा। जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे या जिनका प्रेफरेंस होगा कि विदाउट गाली वाली चीज चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। तो लिटरेसी रेट कहीं डाउन हो रही है क्या? आदमी का विट कहीं कमजोर हो रहा है क्या? क्या एक थोड़ा सा क्लासिफाइड, डिग्निफाइड विट भी तो होता होगा? बिल्कुल है, वो भी चल रहा है, वो भी वैसा करने वाले लोग भी हैं, पर ये करने वाले दिखते बिकते ज्यादा हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में ज्यादा पता है। और अगर आप इनसे खुद पूछेंगे तो अपने डिफेंस में ये भी यही चीज कहते हैं कि लोगों को देखना यही पसंद है। तो जब तक लोग अपना प्रेफरेंस नहीं चेंज करेंगे, तब तक इस टाइप की कॉमेडी और इस टाइप का रोस्ट और इस टाइप की चीजें और शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। गालियां वैसे तो हम जब सड़क पे चलते हैं, लोग फिर भी वहां पे देते हैं, वो कितना भी कह लीजिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लोग देते हैं, लोग बोलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वही कॉमेडी हो। इंटेलेक्चुअल कॉमेडी भी हो सकती है, और उसको देखने वाले भी बहुत हैं, और उसको बढ़ाने सराहने वाले भी बहुत हैं, पर यही है, एंड ऑफ द डे दिखता एंड बिकता इस टाइप की कॉमेडी ही ज्यादा है। मित्रों, आज आत्मा की आवाज में हम मुखातिब थे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विनायक कात्यायन जी से, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में ICMR के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, और इसके अलावा रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मानसिक रोगों, मनोचिकित्सा पर हम लोगों ने बात की। विनायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आत्मा की आवाज को देखने के लिए। नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।